उनको शब्दों में पकड़ना बहुत कठिन है और आज हम कोशिश करेंगे कुछ एक उनके आयाम को पकड़ने की। लेकिन उनके आयाम की विशालता के बारे में कहते हुए एक अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर है केविन ब्राउन करके, और जो अमेरिका में अश्वेत लोगों का जो आंदोलन है उसके बारे में उनका काफी अच्छा रिसर्च है। और वो कहते हैं एक जगह में, मतलब एक बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हमें बाबा साहब के बारे में सोचना है, उनकी प्रतिभाओं के बारे में सोचना है, तो हमें हमारी जो मूवमेंट है, वी हैव टू थिंक, व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू पर्सनैलिटीज ऑफ द मूवमेंट। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो है वो अश्वेत लोगों का आंदोलन बड़ा आगे बढ़ा और ओबामा जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। लेकिन उसके पहले अमेरिका के वो अश्वेत आंदोलन में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रतिभाएं थी, लोग थे कि जिन्होंने उस आंदोलन को जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो केविन ब्राउन साहब कहते हैं कि एक आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग, बड़े मतलब प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति है। तो ब्राउन साहब बोलते हैं कि आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में सोचिए। आगे जाके बोलते हैं माल्कम एक्स। ये माल्कम एक्स भी अमेरिका के जो अश्वेत आंदोलन है उसके एक बहुत बड़े जो है वो नायक रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप जो है उनके बारे में भी आप सोचिए, माल्कम एक्स के बारे में। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 9 जजेस होते हैं, और वो जजेस जो है अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कभी कभी उनकी जो शक्ति होती है वो वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो 9 में से एक पहला जज जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बना, उसका नाम है थरगुड मार्शल। तो आप थरगुड मार्शल के बारे में सोचिए। और एक अमेरिका में अश्वेत लोगों में एक बहुत बड़ा लीडर हो गया, उसका नाम था बुकर टी वॉशिंगटन। उसने ऐसे ढेर सारे जो है इंस्टीट्यूट्स अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए बनाए। तो बोलते हैं कि आप उनके बारे में सोचिए। और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में एक बड़ी प्रतिभा थी, उसका नाम था W.E.B. डू बोइस, जिसके साथ बाबा साहब का जो है वो पत्राचार हुआ था। वो हार्वर्ड से पहला अफ्रीकन अमेरिकन PhD होल्डर था। तो बोलते हैं आप उनके बारे में सोचिए। तो ये सारे प्रतिभाओं को आप मिलाएंगे तब भी आप बाबा साहब के बारे में सोच नहीं सकते। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिभा है, बाबा साहब की जो अलग अलग कार्य में जो है बाबा साहब का जो योगदान है वो इतना विशाल है। जैसे मान लो कि अभी हमने सुना कि जैसे भारत की जो प्लानिंग थी, जब बाबा साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तब आज हम जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, जो भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड का प्लानिंग बाबा साहब का है, जो जल प्रणाली है, जल की पॉलिसी कैसे होगी, उसका जो है इवन एटॉमिक एनर्जी के बारे में उस वक्त बाबा साहब ने सोचा था। तो बाबा साहब का अगर हम अर्थशास्त्र में या भारत के डेवलपमेंट में जो योगदान है, RBI की बात करते हैं हम, बाबा साहब ये पहले ऐसे व्यक्ति है भारत के अंदर कि जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि किस प्रकार जो है वो ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों का शोषण करती है। इंपिरिकल डाटा लेके बाबा साहब ने प्रूव कर दिया। तो एक तो अर्थशास्त्र हो गया। फिर हम देखते हैं कि सिविल राइट्स में बाबा साहब का जो योगदान है वो बड़ा ही विशाल रहा है, बहुत ही गहरा रहा है। फिर जैसे हम देखते हैं संविधान बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि संविधान जो है वो 1946 के बाद बनना चालू हो गया। भारत की एक संवैधानिक हिस्ट्री है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बोलते हैं। और वो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो 1919 में भारत में चालू हुई, उसके पहले ही चालू हुई थी। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ पावर है कि ब्रिटिश लोगों से भारत की तरफ जो पावर आ रहा था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर की बातें तो 1917 से ही शुरू होना शुरू हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान। और हम देखते हैं उसके बाद जो इतिहास है, तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने में नहीं बनी, उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटी है। और वो सारी घटनाओं में जो है वो बाबा साहब का योगदान बड़ा ही भक्कम और बहुत भारी रहा है। और जो आयाम जिसकी तरफ हम बाबा साहब की तरफ देखते नहीं है, बाबा साहब इज द फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूं कि जो भारत का जनतंत्र है उसके जनक जो है वो बाबा साहब आंबेडकर है। अब जब हमें पता है कि भारत का, जैसे मतलब साहब ने जिक्र किया कि 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके पहले थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब से कि देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि सारे भारतीयों को जो है वो मत देने का अधिकार होना चाहिए। 1935 के पहले जब 31-32 को जब राउंड टेबल लग रहे थे लंदन में, तब बाबा साहब बोल रहे थे कि हर भारतीयों को जो है
वो अधिकार होना चाहिए मत देने का। उसके पहले लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, यूनिवर्सल नहीं थी, लिमिटेड थी। कुछ लोगों को ही अधिकार था कि वो वोट दे सके। तो ये जो बातें हैं, डेमोक्रेसी की बातें, बाबा साहब तो 1917 से कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भारत जो है वो, भारत में जो है वो जनतंत्र आना चाहिए, भारत में जो है वो लोगों का शासन आना चाहिए। तो एज अ फादर ऑफ डेमोक्रेसी मैं बाबा साहब के बारे में बात करूंगा, और हमारी क्या जिम्मेवारी है कि जो जनतंत्र, जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र बाबा साहब ने हमें दिया है, उसकी हमारी क्या जिम्मेवारी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बाबा साहब ने जो है वो जनतंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। वो अपनी सोच में जो है, जिसको बोलते हैं लकीर के फकीर नहीं थे, वो एक चीज को जो है वो बहुत आयामों से देखते थे। तो जनतंत्र को उन्होंने सिर्फ और लिंकन की डेफिनेशन से नहीं देखा। लिंकन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये जो परिभाषा में मंजूर है कि हर इंसान को जो है वो उसको मतलब सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार हो। तो ये डेफिनेशन बाबा साहब ने ली। गेटिसबर्ग में ये लिंकन ने ये डेफिनेशन दी थी, बाबा साहब को एक्सेप्टेड थी। एक बैगे हॉट करके जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नेंस बाय डिस्कशन, कि चर्चा करके हम जो है वो सरकार को चलाएंगे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। फिर आगे जो मतलब जिनके साथ बाबा साहब पढ़े थे, जॉन डुई, उन्होंने भी बहुत सारी परिभाषाएं की डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एज एजुकेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, कि जो जनतंत्र है वो हमारा जीवन यापन करने का एक जो है वो एक तरीका हो सकता है, एक मार्ग हो सकता है। बाबा साहब आगे बोलते हैं, और बाबा साहब की जो सबसे सुंदर जो परिभाषा थी डेमोक्रेसी की, वो ये थी कि एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर अ फेलो ह्यूमन बीइंग। ये शब्दों को समझिए। डेमोक्रेसी इज एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर अ फेलो ह्यूमन बीइंग। जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे साथ जो मनुष्य है, उनके बारे में हमारा जो देखने का नजरिया रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, वो रहेगा रिस्पेक्ट का। और सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं तो रेवरेंस का, एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। तो हम जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में सीमित कर देते हैं। हम बोलते हैं कि कुछ मतलब 5 साल में इलेक्शन हो, 5 साल में कुछ सरकारें चुनी जाएगी। लेकिन अगर बाबा साहब के अगर मतलब परिभाषा को देखते हैं हम, जनतंत्र की, लोकशाही, जिसको मराठी में लोकशाही कहते हैं, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वो बहुत ही गहरी है। तो जब देश की बात करते हैं तो देश होता क्या है? तो अगर हम समाज शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं देश क्या है, तो हमें दिखता है कि जो देश है वो बहुत सारे विभिन्न तबकों से बना होता है। देयर आर मैनी क्लासेस इन अ कंट्री। एक ही क्लास नहीं होता है, बहुत सारी क्लासेस होती है कंट्री में। और जो बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वो क्लासेस को, सभी को जो है वो इक्वालिटी देना, सारे क्लासेस को इक्वालिटी देना, ये एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी परिभाषा है। आगे चल के डेमोक्रेसी की परिभाषा इतनी गहरी होती है कि जो तबके सामाजिक तौर पे नीचे है, उनको ज्यादा तरह से ऊपर उठाने के लिए, समान करने के लिए जो है वो पेशकश करना। अब समझिए, ये जो है, ये जो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन आप इसको गहराई से समझेंगे तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो क्या हम बात कर रहे हैं कि एक भूभाग के फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि वहां उस भूभाग में रहने वाले लोगों के फ्रीडम की बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कंट्री और द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? ये हमें सोचना है। ये बहुत गहरी चीज जो है वो बाबा साहब ने कही है। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये डेमोक्रेसी तभी बनती है जब सारे तबके जो है वो समान लेवल पे आ जाते हैं। और ये समान लेवल को लाने की प्रक्रिया को भी लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। और उसके बहुत सारे आयाम है। जैसे मान लो एक आयाम है जिसके बारे में भारत में बहुत चर्चा होती है कि वो होता है रिजर्वेशन सिस्टम। लोग बोलते हैं कि मेरिट की बातें करते हैं, लेकिन मेरिट कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक मेरिट। अपॉर्चुनिटीज होती है। जिस कौम को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उतनी आगे बढ़ती है। तो जो कंसेप्ट है
वो जो कंसेप्ट है रिजर्वेशन का वो ये है कि सारे तबके के लोग जो है, ये जो देश बन रहा है, इस देश के सारे संसाधनों में, सारे संस्थाओं में जो है, उनको वहां समान अधिकार मिले। फिर वो गवर्नमेंट की चलाई हुई कोई भी इकाई हो, उस सारे इकाई में जो है वो प्रतिनिधित्व का अधिकार को भी जनतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये डेमोक्रेसी के कुछ डेंजर्स होते हैं और उस डेंजर्स को समझने की जरूरत है। कुछ धोखे होते हैं, कुछ चीजें होती है कि जिससे जो है वो जनतंत्र नहीं बढ़ता है, डेमोक्रेसी नहीं बढ़ती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई देश में अगर एक गवर्निंग क्लास है कि उसी क्लास के पास सत्ता है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये बहुत सुंदर डेफिनेशन की है, शासक वर्ग। अगर किसी देश में अगर कोई शासक वर्ग है और वो शासक वर्ग जो है वो हरदम सत्ता का ठेकेदार बना हुआ है, तो उस देश में कभी भी जनतंत्र नहीं आ सकता है। क्योंकि शासक वर्ग का होना और जनतंत्र का होना ये विरोधाभास है, ये दोनों चीजें साथ में चल नहीं सकती है। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि जो शोषित वर्ग होता है, जो शासक से जो शोषित वर्ग होता है, उस शोषित वर्ग को सत्ता में लाना, उसके हाथ में सत्ता देना, उसके हाथ में शक्ति देना, ये लोकशाही का बहुत बड़ा जो है वो उत्तरदायित्व होता है। लोकशाही उसी के लिए बनी रहती है कि जो पावर है वो बार बार बदलते रहे। आज इन तबकों के पास है, कल उन तबकों के पास है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में जो है वो इक्वालिटी आती है उस देश में। तीसरी बात। चौथी बात जो ये है कि जो शोषित वर्ग है उसके लिए सेफगार्ड्स की जरूरत होती है। अगर आप जो शोषित तबका है उसको अगर आप सेफगार्ड नहीं देते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो कभी नहीं आ सकती। बाबा साहब बोलते एक जगह पे कि भारत के माइनॉरिटी ने वो पोजीशन नहीं ली जो आयरलैंड में ली थी माइनॉरिटी ने पोजीशन। आयरलैंड में माइनॉरिटी ने बोला था, डैम विथ योर सेफगार्ड्स, हमको तुम्हारे सेफगार्ड्स नहीं चाहिए, वी वांट आवर राइट्स। आज अगर भारत का हम सोशियोलॉजिकल अगर अध्ययन करेंगे, मैं उसकी तरफ आऊंगा, जब सोशियोलॉजिकल अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे क्लासेस है भारत के अंदर। 8,000 जातियां इस देश के अंदर है। यहां पे धर्म द्वेष है, यहां पे जात के आधार पे द्वेष है, यहां पे लिंग के आधार पे द्वेष है। अगर बाबा साहब इस प्रकार की अगर स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, अगर इस देश में जो है इस प्रकार का जनतंत्र नहीं आता, तो इस देश की क्या हालत होती रहती है। अगर यह आपको देखना है तो आप थोड़ी नजर पाकिस्तान की तरफ डालिए। वहां पे कभी जो है वो स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बनी, नेपाल में नहीं बनी। ये देश का बनना कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, बड़ी कॉन्क्रीट थिंकिंग के साथ इस देश को जो है बनाया गया है। देश कब बना? 26 जनवरी 1950 को दिस कंट्री वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने प्रियम्बल में पढ़ा, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कुछ वर्ड बाद में आया है, इस शब्दों की तरफ आप ध्यान में रखिए। इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया देश को? हु हैज क्रिएटेड दिस कंट्री? वी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इस कंट्री के डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने की? वी, अस। तो जब तक जो है वो माइनॉरिटी के या फिर शोषित वर्ग के जो राइट्स को अगर सेफगार्ड नहीं किया जाए, तो जो डेमोक्रेसी है वो बन नहीं सकती। और पांचवी और अहम बात जो बाबा साहब ने कही है और हमें सबने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि व्हाट इज द सोशल फिलोसॉफी ऑफ द गवर्निंग क्लास। जो क्लास गवर्न कर रहा है उसका सामाजिक तत्वज्ञान क्या है, किस फिलॉसफी के ऊपर वो चलते हैं, क्या है उनकी फिलॉसफी। जो डोमिनेंट करते हैं सारी चीजों को, उनकी फिलॉसफी क्या है, वो फिलॉसफी करना समझना हमें जरूरी है। तो ये जो धोखे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। एक बहुत अच्छी किताब 2018 में आई, उस किताब का शीर्षक था हाउ डेमोक्रेसीज डाई। आप डेमोक्रेसी तो बना दिए और बहुत देशों में डेमोक्रेसी बनी, लेकिन बहुत देशों में डेमोक्रेसी मर भी गई है। मरी हुई अवस्था में डेमोक्रेसी है। और जिस देश में मरी हुई अवस्था में डेमोक्रेसी चली जाती है भाई और बहनों, उस देश में जो है वो बड़ी हलचल मचती है, उस देश में सिविल वॉर होते हैं, उस देश में वायलेंस बढ़ता है, उस देश में कोई भी सिटीजन जो है वो सुख से नहीं रह सकता है। इफ देयर इज एन अल्टीमेट वे ऑफ गवर्निंग पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। उसके सिवाय जो है वो मानवीय उत्थान नहीं हो सकता है। जिन भी देशों ने प्रगति की है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क,
They are all democratic countries, but not merely democratic countries. They are socially democratic countries. उनके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो सामाजिक स्तर पे घुस चुकी है. सामाजिक स्तर के अंदर उस तबके में वो जो डेमोक्रेसी है वो फैल चुकी है. इसीलिए वहां पे जो है लोगों का भला होता है, एजुकेशन फ्री होता है उन देशों में जो है वो बेरोजगारों को चिंता नहीं होती है. उन देशों में जो है हेल्थ केयर, द बेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड. जहां भी सोशल डेमोक्रेसी आती है वहां पे सब बेस्ट मिलता है. तो डेमोक्रेसी मरती है, और डेमोक्रेसी मरती है उसके 4 इंडिकेटर जो है वो ये किताब में लिखे हैं स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जिबलेट. इन्होंने किताब लिखी है 2018 में, और उन्हें बोला है डेमोक्रेसी मरती है. इसके 4 जो है इंडिकेटर्स है, 4 प्रमाण है, इससे हम जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस देश की मर रही है. कौन से प्रमाण है? पहला प्रमाण यह है कि रिजेक्शन एंड नो कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक रूल. जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसको नकारा जाता है, उसको जो है उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, उसको पूरी तरह से धुतकारा जाता है. जो संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, जुडिशरी हो गई, आपकी इवन ईडी हो गई, सीबीआई हो, जो भी हो गए, जो भी संस्था है जो संविधान के नीचे चलती है, उन सारे जो ये है उसको अंडरमाइन करके एक पर्टिकुलर अल्टीरियर मोटिव से जब आप कोई चीज चलाते हैं. ये सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये जहां भी डेमोक्रेसी मरती है वहां पे ये पहला इंडिकेटर होता है. कौन सा होता है? रिजेक्शन, नो कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लताड़ा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है. ये बाकी देशों में भी होता है, उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन उसके पर्दे के आड़ में जो है वो पूरी तरह उसको लताड़ा जाता है. ये पहला इंडिकेटर है. दूसरा इंडिकेटर क्या है कि जो अपोनेंट्स होते हैं, जो माइनॉरिटी होती है, जो लोग जो है वो सरकार का विरोध करते हैं, उसकी लेजिटिमेसी को नकारा जाता है, उनके अस्तित्व को नकारा जाता है. बोलते हैं कि आप जो सोचते हैं, आपका जो इतिहास है, आपका जो तबका है वो लेजिटिमेट नहीं है, केवल हम ही लेजिटिमेट है, ऐसे कहा जाता है. तीसरी चीज जो इंडिकेटर है, समाज में जो है वो हिंसा का प्रचार और प्रसार होता है. एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ लड़ाया जाता है, उसको बोलते हैं वायलेंस. तीसरा इंडिकेटर. चौथा इंडिकेटर है कि जो आपकी जो स्वतंत्रता होती है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता होती है, आपके एक्शन की स्वतंत्रता होती है, आपके रिलीजन की स्वतंत्रता होती है, उसको भी रोका जाता है. यहां तक ये ऑथर कहते हैं कि मीडिया तक को अपने जेब में रखा जाता है. ये उसने बहुत सारे कंट्री को स्टडी करके जो है ये 4 इंडिकेटर दिए हैं, और ये 4 इंडिकेटर को देख के हमें केवल हमारे देश को ही नहीं, तो जहां जहां भी डेमोक्रेसी खतरे में है, जहां जहां भी जनतंत्र खतरे में है, जहां जहां भी लोकतंत्र खतरे में है, ये 4 इंडिकेटर से हमें देखना है कि क्या हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिकली वेदर इट्स प्रोग्रेसिंग और इधर डिक्लाइनिंग और रस्टिंग और फॉसिलाइजिंग इनटू अथॉरिटेरियनिज्म बोलते उसको, उसकी तरफ बढ़ रहा है. और जितना यह बढ़ता है अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, तो बहुत सारी जो चीजें हैं लोगों को तकलीफ देना शुरू होती है. ये जो विचार जो है, जो बाबा साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी को खतरा, तो बाबा साहब तो इतने प्रतिभावान थे कि उन्होंने देखा कि आगे जो है किस प्रकार लोगों को मजबूत बनाया जाए. उनका जो आकलन था, उनका जो एनालिसिस था, आप सोचिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पीएचडी, जहां किसी को एडमिशन मिलना बड़ी तकलीफ होती है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बार एट लॉ, पढ़ाई लिखाई तो 18 घंटे पढ़ाई करने वाले आदमी, हाँ, उनके लाइब्रेरी में 40,000 किताबें. तो सिर्फ किताबें तो नहीं पढ़ते थे बाबा साहब, पूरे देश का ऐसा कोई ये होगा भूभा कि जहां बाबा साहब गए नहीं है. महाराष्ट्र छोड़िए, पर देश का ऐसा हार्डली कोई एरिया होगा जहां बाबा साहब गए नहीं है. तो फील्ड वर्क, तो ये सारा करने के बाद उन्होंने भारत को जितनी गहराई से जाना था, उतना गहराई से शायद भारत को किसी ने नहीं जाना होगा. ये ऐसा शख्स था कि इनकी कम्युनिटी को इतना लथाड़ने के बाद भी ये बोलते थे कि मैं भारतीय पहला हूं और भारतीय लास्ट हूं, फर्स्टली इंडियन लास्टली इंडियन. किसी में हिम्मत नहीं थी. आप किसी को पूछोगे आप कौन है भाई, तो बोलेंगे कि भैया मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि मैं पहले भारतीय हूं और आखिरी तक भी भारतीय हूं. बाबा साहब अम्बेडकर हैड सच अ प्रोफाउंड लव फॉर दिस कंट्री कि उन्होंने देखा कि इस कंट्री को कैसे बचाया जाए, इस कंट्री का जो फ्यूचर है कैसे उसको सेफगार्ड किया जाए. तो मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा.
क्या करना चाहिए? तो पहली चीज होती है, आपने देखा होगा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो समाज है वो हरदम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, इस हद तक बात करती है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ बढ़ा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम बचेंगे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा मंदिर बना के रखा, लेकिन उस मंदिर में अगर शैतान बैठ गया तो क्या होगा? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी बना दी, लेकिन चलाने वाले अगर गलत है तो वो संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। संविधान के आड़ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये संवैधानिक नैतिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, ये समझना मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस फॉर्म्स को निर्माण करती है, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्माण किया, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया, जुडिशरी को किया, इलेक्शन कमीशन को किया, ये जो फॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, उसके बारे में कमिटमेंट। दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में कि ऐसे हैबिट रखना सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म की जो गरिमा है, इसको बरकरार रखना और साथ ही साथ ओपन स्पीच और ओपन एक्शन को भी इनेबल करना। आप समझ रहे बात को? संवैधानिक नैतिकता, आपने संविधान तो बना के रख दिया, लेकिन अगर आपके अंदर संवैधानिक नैतिकता नहीं है तो उस संविधान का कोई वैल्यू नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोरल रहना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इथिकल रहना चाहिए। तो आज हमें जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं करनी है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेहतरीन है। इतने तबकों को बांध के रखना, इतनी विविधता को बांध के रखना। जैसे मैं बहुत बार महाराष्ट्र के बाहर जाता हूं, अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूं तो वहां का खान पान अलग होता है, वहां का पहनावा अलग होता है, वहां की भाषा अलग होती है, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो मुझे तमिलनाडु के आदमी के साथ जोड़ती है? भारत का संविधान। और ये भारत का संविधान जब आया तब एक लालमणि जोशी नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया वो भारत के संविधान ने कर दिया। एक ही दिन में जो अमानुष ऐसा शासन भारत में चलता था, जो धाराएं चलती थी, उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, बंद कर दिया एक ही दिन में। तो पहली बात है कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात नहीं करनी है, करनी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नीतिमत्ता की बात करना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात नहीं करेंगे कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है आप रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है, आर यू नॉट कमिटेड टू द इंस्टीट्यूशंस और द फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पहला चीज कर रहे हैं कि इस देश की जो राजनीतिक जो लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी, उसको आप खत्म कर रहे हैं। बहुत गहरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं आती है, द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इज द पॉलिटिकल फ्रीडम। आपका पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गया है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आप कौन से प्रणाली के तहत आपके ऊपर शासन हो रहा है। तो पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दूसरी चीज है कि लोगों के अधिकार, जो मत का अधिकार है, जिसको बोला है बाबा साहब ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और साहब ने जिक्र किया 52 में, आप बाबा साहब के जीनियस को समझना है तो समझिए लिमिटेड फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और 52 तक तो लोगों के पास सिटीजनशिप के प्रूफ ही नहीं थे। जब इलेक्टोरल रोल बनी तो ऐसा बोलते हैं कि आप उसको अनरोल करोगे इलेक्टोरल रोल को भारत के, तो वो कई माइल्स जाएगी। अगर ये इलेक्टोरल रोल है भारत का और मैं इसको अनरोल कर रहा हूं, तो ये जो रोल है, इतने भारत में लोग थे उस जमाने में भारत में 23 करोड़ लोग थे, आज भारत में 120 करोड़ लोग हैं। तो इतने करोड़ों लोगों को वोटिंग लिस्ट में डालना, हम बाबा साहब का जो योगदान है उसको समझना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने इतने तरीके लाए कि लोगों को एनलिस्ट कैसे किया जाए, वोटर लिस्ट में कैसे किया जाए। लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जानोगे कैसे कि ये इलिजिबल है, ये 21 साल के ऊपर पहुंच गया बंदा या बंदी, कैसे पहचानेंगे आप? तो फिर प्रश्नावली बनी कि आप जब पैदा हुए थे आपने पहला वर्ल्ड वॉर देखा क्या, उस वक्त ये इवेंट हुई थी क्या? और इस प्रकार जो है वो रोल कॉल जो है क्रिएट किए गए, तभी जाके भारत में पहली बार 1952 को इलेक्शन हुए। ये योगदान बाबा साहब का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है।
हम सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के पहले बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लगता है। तो जो लोगों का मत का अधिकार है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लोग जो चाहेंगे वही होगा। यू कैन नॉट ट्रिक विद द पीपल्स ओपिनियन। मत का अधिकार होता है, मत मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता है, तो ओपिनियन होता है। आप समझ रहे हैं? अपन जो मराठी में बोलते हैं मत देना, तो मत देना मतलब आप सिर्फ एक नंबर की वैल्यू नहीं देते, एक नंबर दे दिया, दो नहीं, तो आप अपना ओपिनियन जो है वो व्यक्त करते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर आपके मतदान के अधिकार के साथ अगर कुछ खिलवाड़ होता है तो आपकी जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसको नकारा जा रहा है। तीसरी बात है कि आपके पास जो अधिकार है सेल्फ गवर्नमेंट का, आपको अधिकार है टू चूज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्न होता है ही इज द गवर्नर, जो रूल्ड होता है ही इज द रूलर, शी इज द रूलर। अल्टीमेटली रूलर कौन है? हम है। लेकिन हम सारे लोग जाके असेंबली में नहीं बैठ सकते, तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते। लेकिन अल्टीमेट रूलर कौन है? कौन है अल्टीमेट रूलर? हम है, पीपल, वी द पीपल। तो अगर ये राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपको नकारा गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसको लथाड़ा गया है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ जुड़ा है प्रियम्बल में जो बोला है, क्या बोला है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। योर पॉलिटिकल जस्टिस इज टर्न इनटू इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनजस्टिस। जो न्याय है वो अन्याय में कन्वर्ट हो रहा है अगर तीन चीजों के साथ अगर खिलवाड़ हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, राजनीतिक नीति, संवैधानिक नीतिमत्ता नहीं है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब मतदान के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रही है, और तीसरी बात जो है वो मतलब आपको जो है नकारा जाता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो। जो सोशल फ्रीडम की बात की है वो इस प्रकार होती है कि जो बाबा साहब ने कहा, एटीट्यूड एंड रेवरेंस फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग। आपको जो फेलो सिटीजन्स है उसको सिर्फ आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है, तो उसका आदर सत्कार करना है, रेवरेंस। We have to treat each human being not based on their caste, not based on their color, not based on what language they speak, where they are born, what region they come from. Those indicators cannot determine your relationship with other human beings. एक ही रिलेशनशिप है कि आपको दूसरे इंसान को जो है वो सिर्फ जो है रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ देखना है। तो ये हो गई बात हमारे सामाजिक फ्रीडम की। अगर किसी तबके को जो है वो दबाया जाता है, कोई भी संस्था अगर एक तबके को दबाती है, एक तबके को जो है ऊपर नहीं आने देती है, तो समझ लेना कि वहां पे जो है वो सामाजिक जो है स्वतंत्रता नहीं है। और जो आर्थिक स्वतंत्रता की बात, बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक राइट्स डालने वाले थे। ये भारत का पहला संविधान होता कि जहां पे इकोनॉमिक राइट्स जो है वो सिटीजन को दिए रहते, क्योंकि बाबा साहब बोलते कि इकोनॉमिक्स और इथिक्स में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इकोनॉमी जीतती है। तो इकोनॉमिक राइट्स देना, स्टेट का डेफिनेशन बाबा साहब ने इतना सुंदर किया है, द स्टेट इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर। अगर देश के नागरिक भूखे हैं और देश के नागरिक डरे हुए हैं तो ऐसे देश का कोई मतलब नहीं है। स्टेट का रोल है कि कॉन्फिडेंस पैदा करना, स्टेट का रोल है कि लोगों को भूखमरी से बचाना, स्टेट का रोल है कि हर इंसान को जो है वो एजुकेशन देना, स्टेट का रोल है कि हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड करना। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट्स व्हाई वी पे द टैक्सेस। हर इंसान टैक्स पे करता है, ट्रेजरी में पैसा जमा होता है, उसका क्या होता है? तो जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो इकोनॉमिक, तो तीन फ्रीडम की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम तीन फ्रीडम को समझते नहीं है कि सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, जब तक हम समझते नहीं है तब तक जो है वो ये देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये सही मायने में जो है ये देश जनतंत्र और लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी में जो है मैं कुछ पॉइंट आपको बोलूंगा। एक है कि जो सोशल फिलोसॉफी की बात कर रहे थे, कोई गवर्निंग क्लास है और उसकी सोशल फिलोसॉफी जो है वो अगर मान लो इनइक्वालिटी के आधार पे है, अगर उसकी सोशल फिलोसॉफी है वो लोगों को स्लैविश मेंटालिटी पैदा करती है, उसकी जो रूलिंग क्लास की जो मतलब ये होती है शासक वर्ग की, अगर जो सोशल फिलोसॉफी है, सामाजिक तत्वज्ञान है, वो लोगों को विचार नहीं करने देता है, वो लोगों को सोचने नहीं देता है, वो लोगों की सोच को दबाता है। ठीक है, तो उस सोशल फिलोसॉफी जो है इट्स एंटी डेमोक्रेटिक सोशल फिलोसॉफी। इसलिए बाबा साहब ने क्या किया, बोला कि मेरी जो फिलोसॉफी है इट्स पॉजिटिवली एनश्राइंड इन 3 वर्ड्स। मेरा जो सामाजिक तत्वज्ञान है वो 3 ही शब्दों में है,
लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, और उसको हम आगे बढ़ा के बोल सकते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस देश की इंटीग्रिटी के साथ हम खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते। अगर कोई इस देश की इंटीग्रिटी के साथ, इस देश की सॉलिडिटी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो आप समझ लीजिए कि दे आर अगेंस्ट आवर कंट्री, हुएवर दे आर, कोई भी रहे हो, वेदर इट्स पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी थिंकर, अगर हमारे देश की इंटीग्रिटी को अगर कंप्रोमाइज करना चाहता है, सो आई डोंट थिंक दे आर नेशनल, वो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो सोशल फिलॉसफी है, ये सोशल फिलॉसफी आती कहां से है, इसके बारे में चंद शब्दों में कह के मैं रुकूंगा। ये जो भारत के अंदर जो जातीयवाद का जो मानस शास्त्र है, उसको समझना जरूरी है। ये सोशल फिलॉसफी को समझना जरूरी है कि ये जातिवाद का मानस शास्त्र क्या है। रशिया में जो है वहां रिवॉल्यूशन हुई। कैसे रिवॉल्यूशन हुई? तो जो बुर्जुआसी थे, जो तुम्हारे कामगार वर्ग थे, 2 वर्ग थे, उसमें पावर के लिए स्ट्रगल हुई और वहां फ्रांस में 3 क्लासेस थी, लेकिन भारत के अंदर जो है वो 72 क्लासेस है। भारत की जो इनइक्वालिटी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। बाबा साहब आंबेडकर सेड इट्स अ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वल लोग हैं, लेकिन इनइक्वल लोगों में भी ग्रेडेशन है। तो बाबा साहब ने इसको बड़े अच्छी तरह से समझाया। बाबा साहब ने बोला कि सिर्फ हाई और लो नहीं है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर है हाईएस्ट हायर हाई, लो लोअर लोएस्ट, उच्चतम उच्चतर उच्च, नीच नीचतर नीचतम। इसको बाबा साहब ने कहा है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। और बड़े सुंदर मार्मिक शब्दों में बाबा साहब ने कहा, बड़े बहुत विद्वान सोशलॉजिस्ट थे बाबा साहब, उनकी तुलना में कोई भी भारत का सोशलॉजिस्ट बैठ नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा असेंडिंग स्केल ऑफ रेफरेंस, डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट। आप इस हायरार्ची में आप ऊपर जाएंगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप जितना रहेंगे नीचे उतना आपको तिरस्कार मिलेगा। और शब्द बहुत मतलब सहज शब्द में बाबा साहब ने बताया, सैल्यूट अबाव किक बिलो। ऊपर के लोगों को नमस्कार, नीचे के लोगों को लात। समझ रहे? तो ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ये भारत की जो है, ये है सामाजिक फिलॉसफी। दिस इज द सोशल फिलॉसफी ऑफ दिस कंट्री। और ये हमें हर जगह पे दिखती है। आप कहीं भी जाओ, बाबा साहब बोलते हैं यू गो एनी डायरेक्शन, यू गो लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन, यू गो एनीवेयर, यू आर गोइंग टू फेस दिस मॉन्स्टर। कौन सा मॉन्स्टर है? जात का मॉन्स्टर। हर आदमी को भारत के फेस करना है, हर औरत को इसको फेस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। हाँ, जो सो कॉल्ड हाई कास्ट भी इसके गुलाम है, जिसको सो कॉल्ड हाई कास्ट बोलते हैं, वो गुलाम है इसके। बाबा साहब बोलते हैं कि इवन दे आर इंस्लेव्ड बाय द कास्ट। ये भारत के अंदर सारे लोग उस सोशल फिलोसॉफी के गुलाम है, एवरीबडी। सारे उसी सोशल फिलोसॉफी की पूजा कर, मैं बड़ा हूं, ये मेरे से छोटा है। बाबा साहब बोलते हैं कि पहले ऐसा, अगर आप जा रहे हैं तो आप बाहर देश में गए तो आप लोगों को बोला आप कहां से? हाँ, फ्रांस। ओके ओके गुड। आप इंडियन है? हाँ। फिर आप इंडियन अगर दूसरे इंडियन से पूछ रहा है तो नहीं होता है, आप तमिलनाडु से? हाँ ओके। हाँ, फिर और कौन है आप और कौन है? आप और कौन है? तो भारत में जो है हर आदमी ये जानने की कोशिश करता है दूसरे की, किसकी जात क्या है, इसकी औकात क्या है, ये मेरे से बड़ा है या मैं इससे छोटा हूं। तो जो सोशल फिलॉसफी है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे खड़ी है, सैल्यूट अबाव किक बिलो। तो अगर भारत में जनतंत्र लाना है तो इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी को खत्म करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस सोशल फिलॉसफी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकली जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो अपर कास्ट लोगों को इमिटेट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन, इमिटेशन। बाबा साहब बोलते हैं कि नो मोर इमिटेशन। इस संस्था में रहने की जरूरत नहीं आपको, इस स्ट्रक्चर में रहने की जरूरत नहीं। आप इस स्ट्रक्चर को लात मार दो, बाहर निकलो, यू बी अ फ्री ह्यूमन बीइंग। जिसको इस ढांचे में रहना है रहे भाई, हमें रहना नहीं है, हम इस ढांचे में नहीं रहेंगे। तो बाबा साहब ने क्या बोला कि मैं भैया इस नरक में नहीं मरूंगा। ये जो नरक है, जो इंसान को इंसान नहीं बोलता, कुत्ते और बिल्ली से गंदा व्यवहार होता है, भैया मेरे को इस नरक में नहीं रहना है, आई विल बी आउट ऑफ इट। मुझे ये पोजिशनल चेंज नहीं चाहिए, मुझे यहां ऊपर नीचे नहीं होना है, मुझे स्ट्रक्चरल चेंज है, मुझे स्ट्रक्चर को ही तोड़ना है, बाहर निकलो भाई। तो ये सोशल फिलॉसफी से अपने को बाहर निकलना है। तीसरी बात, मतलब किसी का इमिटेशन करना नहीं है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई इस धरती पे भगवान नहीं है,
कोई धरती का भगवान नहीं है, किसी का इमिटेशन करने की जरूरत नहीं, वहां से बाहर निकलो। तीसरी बात कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिस्टम है। एक जाति नहीं होती है, अनेक जातियां होती है। तो ये सिस्टम को हमको तोड़ना पड़ेगा। और आखिरी में बाबा साहब ने बड़ी गंभीर बात की है, कास्ट इज अ नोशन ऑफ माइंड। सिर्फ लेबल है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है, कुछ नहीं है। आइडिया को खत्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स लाइक अ घोस्ट। एक भूत को मारना है, भूत भी आइडिया है, लेकिन भूत को मारना बड़ा डिफिकल्ट, दिखती नहीं है। तो कास्ट जो है वो क्या होती है? एक आइडिया होती है हमारे मन में, नोशन ऑफ माइंड। कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे कोई नहीं होता, सिर्फ एक लेबल, नाम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। नाम के बारे में भी जानते हैं कि इसका नाम ये है तो ये होगा, इसका नाम ये होगा, तो कुछ नहीं है। नाम है, नाम को भी ठुकरा दो। बाबा साहब ने बोला नामांतर, धर्मांतर, और पॉसिबल हो तो उस जगह को ही छोड़ दो। बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। तो जब हम बात करते हैं सोशल फिलॉसफी को, अगर इस सोशल फिलॉसफी को हम अगर टैलेंट मतलब चैलेंज नहीं करते हैं, इसको हम पीसफुली, इतना सब होने के बाद में बाबा साहब ने जो है वो मार्ग किसका चुना? किसका चुना? भगवान बुद्ध का मार्ग चुना। सोचिए, आज इस देश में अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, जिसको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, पहले बोलते थे, उसका पॉपुलेशन 20% है। कितना है? ये सेंसस कुछ भी बोले, लेकिन एनएसएसओ का डाटा बोलता है कि 20% ऑफ द पीपल इन इंडिया बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, 9% बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब। आप छोटे तबके की बात नहीं कर रहे, आप 30% समुदाय की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको, आप इस, ये मतलब अमेरिका का पॉपुलेशन है 300 मिलियन। आप कोई छोटे तबके की बात नहीं कर रहे, आप बहुत बड़े तबके की बात कर रहे। 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द दलित कॉन्स्टिट्यूट, द शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की 5% का पॉपुलेशन मतलब कितना हो गया? तो हम सादी बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जो बात हमें सबको समझना जरूरी है। क्या बात हमें समझना जरूरी है? कि अगर इस देश को अगर बढ़ाना है तो इस देश में जनतंत्र रहना जरूरी है। अगर इस देश से जिस दिन जनतंत्र खत्म हो जाएगा, जिस दिन लोगों का शासन खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये सारे आपकी जो लिबर्टीज है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लिबर्टी अगर आपकी छीन ली जाएंगी, उस वक्त इस देश में सिर्फ ब्लडबाथ होगा। और बाबा साहब इस चीज को जानते थे। बाबा साहब से बड़ा अहिंसा का पुजारी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जिस आदमी ने सिर्फ जिसको बोलते हैं परसुएशन, बाबा साहब ने बोला कि मेरे पास एक ही हथियार है जिससे मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा। कौन सा हथियार? पावर ऑफ परसुएशन। मेरी स्पीच, मेरे लिखान, मेरे पेन में इतनी पावर है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं। आई कैन इवन कन्वर्ट द बिटरेस्ट ऑफ माई एनिमी। बाबा साहब ने आज तक जो है कभी फोर्स के बात को कभी नहीं किया। उन्होंने बोला फोर्स जरूरी होता है, लेकिन फॉर सम टाइम। बाबा साहब ने जब पहली बार संविधान सभा में बैठे बाबा साहब, तो बाबा साहब को मौका मिला स्पीच देने का। 10 मिनट में उन्होंने भारत का फ्यूचर बदल दिया। उस वक्त इंडिया में सिविल वॉर लाइक परिस्थिति, देयर वाज अ कंडीशन लाइक सिविल वॉर इन दिस कंट्री, क्योंकि मुस्लिम लीग बोल रहा था कि हम संविधान सभा में नहीं आएंगे। तो जो कांग्रेस के जो डोमिनेंट लोग थे वो बोलते थे कि नहीं, सिविल वॉर हो जाएगा और सिविल वॉर के थ्रू वी विल फोर्स देम टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये चल रहा था भारत के अंदर। बाबा साहब बोले कि यू कैन नॉट win anything by violence. If you are trying to take something by force, the very application of that force will change the entity on which the force is applied. आप समझ रहे हो बात को? अगर आप कोई चीज जबरदस्ती से लेना चाहते हैं तो जबरदस्ती करके आप उस चीज को ही बदल दोगे जो चीज को आप पाना चाहते हैं। अगर आपको फोर्स रखना है, आपको फोर्स का प्रयोग करना है, तो कैलकुलेटेड करना चाहिए, टाइम लिमिट में करना चाहिए। आप फोर्स का जो प्रयोग है वो परपेचुअली नहीं कर सकते। अथॉरिटेरियन रेजिम जो है वो फोर्स को जो है वो सोचती है कि मैं जिंदगी भर फोर्स का प्रयोग करूंगा और इस देश में अपना शासन रखूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इससे लोगों का ही जो है नुकसान होता है। तो टू कीप द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री अलाइव, वी हैव टू चैलेंज द वेरी फोर्सेस विच आर ट्राइंग टू अंडरमाइन the very democracy of which everybody is a beneficiary. और उसके लिए हमें जो है वो ऐसे सामाजिक तत्वज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो मानुष्य को देता है, जो मनुष्य की गरिमा को रिस्पेक्ट करता है, जो मनुष्य की गरिमा को प्रमोट करता है। और ये जो है ये आयाम बाबा साहब का हमें समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के बहुत आयाम है।
अर्थशास्त्र में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, हम उनकी फिलॉसफी के बारे में बात कर सकते हैं, हम उनकी सोशोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, हम उनकी जो मूवमेंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट हिम इन एन नंबर ऑफ वेज. बहुत सारे तरीके जिससे हम बाबा साहब को समझ सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन भाई और बहनों, मुझे ऐसे लगता है कि आज के परिस्थिति को, क्योंकि बाबा साहब उस समय की परिस्थिति को समझते थे और उस परिस्थिति को समझ के बाबा साहब वैसी एक्शन लेते हैं. इसी प्रकार जो कम्युनिटी खुद को अम्बेडकर कहलाती है, जो बाबा साहब को मानती है, उन्होंने जो परिस्थिति है उसको सेंस करना चाहिए. और इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम बेस्ट अम्बेडकर ट्रेडिशन में क्या कर सकते हैं, बुद्ध की ट्रेडिशन में क्या कर सकते हैं, उसकी समझ लेके जो है हमने इस सोशल तत्व ज्ञान को चैलेंज करना चाहिए. हर जगह पे चैलेंज करना चाहिए. जो तत्व ज्ञान मनुष्य को नकारता है, जो तत्व ज्ञान जो है बताता है कि आप जो है हमसे अलग है, आप जो है हमारे से नीचे है, आप हमारे से ऊंचे हैं, जो तत्व ज्ञान ये बताता है उस तत्व ज्ञान को नकारना जरूरी है. और आखिर में बाबा साहब बोलते कि जब तक सामाजिक जनतंत्र नहीं आता. सामाजिक जनतंत्र क्या है कि दो इंसानों के बीच में जो भी दीवार है उसको तोड़ डालो. सिंपल. जात की दीवार है, तोड़ डालो. धर्म की दीवार है, तोड़ डालो. पैसों की दीवार है, तोड़ डालो. लिंग की दीवार है, तोड़ डालो. जो भी दीवारें दो आदमी को तोड़ती है उसको तोड़ना ही सही मायने में जो है वो सामाजिक जनतंत्र होता है. और सामाजिक जनतंत्र के बगैर जो है वो राजनीतिक जनतंत्र नहीं आ सकता है. बंधु और बहनों, भाई और बहनों, मैं इतना कहते हुए यहाँ रुकूंगा. हमारा उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है. हमें सबको कोशिश करनी है और कोशिश करते ही रहना ये जीने का साइन है. आप जिंदा है इसका क्या साइन है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं. बाबा साहब बोलते हैं कि मैं स्ट्रगल से कभी नहीं डरता, क्योंकि जो स्ट्रगल करेगा तभी साइन पता चलेगा ना आप जिंदा है करके. आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप मरे हुए हैं. तो अगर आप जिंदा है, आपको लगता है कि मैं जिंदा इंसान हूं, तो आपने कोशिशें करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए. और इस स्ट्रगल में बहुत जॉय है. इस स्ट्रगल से दुख नहीं होता है. बाबा साहब ने बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉय फॉर मी टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट. जो सही है उसके लिए स्ट्रगल करना, इससे बड़ी खुशी जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है. तो ये सुखी, ये आप जो सुख पाना चाहते हो, अगर स्पिरिचुअल, इसको बाबा साहब ने बोला है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहीं नहीं होता है. किसी की पूजा करने में नहीं होता है, किसी की अर्चना करने में नहीं होता है. स्पिरिचुअल जो जॉय होता है उसी जगह होता है जब एक इंसान कोशिश करता है कि दूसरे इंसान को जो है वो मैं किस प्रकार आगे बढ़ाऊं. उसी में जो सच्चा जॉय होता है, उसी में सच्ची हैप्पीनेस होती है. इतना कहते हुए मैं रुकूंगा यहाँ पे. जय भीम, जय भारत. Thank you so much, sir. It was quite motivating and extremely informative, sir. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. Thank you.